I am Abhay Nahar from Maths Education. Today we are going to start first lesson of algebra. The name of the lesson is set. Now we will start. First, what is set? I am writing the definition of set. Set is collection of well-defined object. Well-defined object. Means we may say that collection of well-defined object is called as set, or simply we can say that collection of object is called as set. अब कौन सा कलेक्शन जिसमें रिलेटिव टर्म न हो, ऐसा जो कलेक्शन है उसे हम सेट करते हैं. रिलेटिव टर्म होना, इसका मतलब दो राय होना. हमारे ओपिनियन अगर चेंज होते नहीं है, म्हणजे पर्सन टू पर्सन वो डिफर अगर होते नहीं है, तो ऐसा जो कलेक्शन है जिसे हम सेट करेंगे. अब मैं पढ़ लेता हूँ कलेक्शन ऑफ vowels इन इंग्लिश. यहाँ पे हमारे ओपिनियन चेंज होते नहीं है, हर एक का आंसर सेम आ सकता है. आंसर आता नहीं होगा वो बात अलग है, लेकिन अगर हमें पता है वॉवेल्स तो हर एक का आंसर सेम आएगा. तो ऐसा जो कलेक्शन है इसे हम कहते हैं सेट. अब मैं लेता हूँ कलेक्शन ऑफ rich peoples in your town. यहाँ पे रिच जो है ये है रिलेटिव टर्म. रिलेटिव टर्म है, इसका मतलब ये पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, इसलिए इसे हम रिलेटिव टर्म कहते हैं. अगर ऐसे कलेक्शन में रिलेटिव टर्म आता है तो वो सेट नहीं रहता. क्यों? रिलेटिव टर्म रिच है, तो अगर मैं किसी गरीब इंसान से पूछता हूँ जिसको दो वक्त की रोटी भी मुहैया होती नहीं है, उसके लिए मिडिल क्लास वाला भी रिच होगा. वो अगर लिस्ट तैयार करता है गरीब पर्सन, तो उसकी लिस्ट बहुत बड़ी आएगी. उसका कलेक्शन जो है रिच पर्सन का वो ज़्यादा हो सकता है. लेकिन अगर मैं करोड़पति या अब्जोपति को पूछता हूँ तो उसके लिए मिडिल क्लास वाला रिच नहीं है. इसका मतलब जो गरीब था उसके लिए मिडिल क्लास वाला भी रिच में आएगा, लेकिन जो करोड़पति है उसके लिए मिडिल क्लास वाला रिच में आएगा नहीं. इसलिए ये जो पर्सन टू पर्सन वेरी होता है, ऐसे कलेक्शन को हम सेट कहते नहीं है. और सेकंड एग्जांपल देखेंगे. कलेक्शन ऑफ brilliant students in your class. Collection of brilliant students in your class. अगर एक फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट है, उसके लिए ब्रिलियंट स्टूडेंट की डेफिनेशन अलग होगी. उसके लिए अगर उसकी लिस्ट अगर हम देखते हैं एकदम टॉप फर्स्ट रैंक का स्टूडेंट, उसके लिस्ट में ब्रिलियंट स्टूडेंट की जो लिस्ट है कम स्टूडेंट आएंगे. लेकिन जो बाउंड्री पे पास होता है या एकदम कमजोर है पढ़ाई में, उसके लिस्ट में मिडिल वाला जो भी है, मीडियम क्लास का जो स्टूडेंट है, जो एवरेज स्टूडेंट है, वो भी उसके इसमें ब्रिलियंट आ जाएगा. इसलिए पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, इसलिए कलेक्शन जो है सेट नहीं करते. सेकंड एग्जांपल लेंगे. कलेक्शन ऑफ months in a year. ये जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, ये जो कलेक्शन है ये सेट है, क्योंकि इसमें हर एक के आंसर सेम आने वाले हैं. इसमें दो राय या अलग अलग डिफरेंट ओपिनियन होने की संभावना नहीं है.
आता नहीं होगा आंसर वो बात अलग है, लेकिन हर एक के आंसर सेम आने वाले हैं। तो ऐसे जो कलेक्शन है इसे हम सेट कहते हैं। यानी हमने देखा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश, ये सेट का एग्जाम्पल है। बाद में कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, ये भी सेट का एग्जाम्पल है। ये दोनों सेट के एग्जाम्पल्स है, क्योंकि इसमें दोहराए पॉसिबल नहीं है, हर एक का आंसर सेम आने वाला है। लेकिन यहाँ पे आंसर अलग अलग आ सकते हैं, हमारी राय अलग अलग हो सकती है, इसलिए ये दो सेट नहीं है। यानी सेट का मतलब क्या है? ऐसा कलेक्शन जिसमें हमारी दो राय न हो, हमारे सबका आंसर सेम आता हो, ऐसे जो कलेक्शन है उसे हम सेट कहते हैं। जनरली सेट जो है वो डिनोट करने के लिए, सेट का नाम देने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। सेट का नाम देने के लिए हम हर समय कैपिटल लेटर का ही यूज करते हैं, जनरली नहीं, हर समय कैपिटल लेटर ही यूज करना है। और सेट के अंदर जो रहता है जिसे हम एलिमेंट कहते हैं, मेंबर कहते हैं, वो जनरली हम स्मॉल लेटर से बताते हैं। We use capital letters to denote the name of set। A B C D से लेके X Y Z कोई भी कैपिटल लेटर आप चूज कर दो। सेट का नाम देने के लिए A से लेकर Z तक आप आपकी पसंद का कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो। और सेट के जो एलिमेंट्स रहते हैं वो डिनोट करने के लिए हम जनरली जनरली स्मॉल लेटर यूज करते हैं। इसका मतलब कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम्स स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। सेट का नाम देने के लिए कैपिटल लेटर्स, सेट के एलिमेंट बताने के लिए हम जनरली स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं। ए से लेके जेड तक कोई भी लेटर्स हम ले सकते हैं। सेट डिनोट करने के लिए इस साइन का यूज किया जाता है, जिसे कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। टू डिनोट द सेट वी यूज दिस साइन एंड दिस साइन इज नोन एज कर्ली ब्रैकेट। सेट बताने के लिए हम ये साइन का यूज करते हैं, जिसे हम कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। अब एक एग्जांपल पहले देखेंगे मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स। वन है लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड, इसे दूसरा नाम है रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड सेट लिखने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं। लिस्टिंग मेथड, जिसे हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं। सेकंड मेथड है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड। To express the set or to write the set, we use two types of method. One is listing method, जिसे हम रोस्टर मेथड भी कहते हैं। सेकंड है सेट बिल्डर मेथड, जिसे हम रूल मेथड भी कहते हैं। अब इसका डिफरेंस देखेंगे। इस मेथड में हम पहले सबसे पहले सेट का कैपिटल अल्फाबेट लेके नाम देंगे, उसके बाद इक्वल साइन के बाद कर्ली ब्रैकेट में जो एलिमेंट्स है उन्हें हम लिखते जाते हैं। एलिमेंट को हम वैसे के वैसे लिखते हैं। एक एलिमेंट दूसरे से डिफरेंट है ये बताने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। मीन्स टू शो द सेपरेशन ऑफ द एलिमेंट्स वी यूज कॉमा। इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। इस मेथड में अल्फाबेट की सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। हम हमारे हिसाब से एलिमेंट जो है वो अरेंज कर सकते हैं। एक बार आया हुआ एलिमेंट फिर से लिखना नहीं है। इसका मतलब क्या है? इससे लिस्टिंग मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं? एलिमेंट्स लिखते हैं। हर एलिमेंट एक दूसरे से अलग है ये बताने के लिए हम कॉमा का यूज करते हैं। एक बार आया हुआ एलिमेंट फिर से लिखते नहीं, और सीक्वेंस ऑफ द एलिमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट। रिपीटेशन इज अवॉइडेड। एक बार आया हुआ एलिमेंट लिखते नहीं, इसका मतलब रिपीटेशन अवॉइड करते हैं। इस मेथड में हम कोलन इस साइन का यूज करते हैं। बाद में हम देखेंगे एग्जाम्पल में। इसे कहते हैं सच दैट। पढ़ते समय इसे पढ़ा जाता है सच दैट।
यह है कोलन, ये साइन है कोलन, साइन है कोलन। इसे पढ़ते समय हम सच दैट इस तरह से पढ़ते। अब दोनों मेथड में हम एग्जांपल देखेंगे। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कलेक्शन ऑफ, एक एग्जांपल ले रहा हूं, कलेक्शन ऑफ ऑल vowels in English। अब पहली मेथड हमने देखा था लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। मैंने सबसे पहले बोला था कि सेट का नाम लिखिए, कैपिटल लेटर यूज करें, यम मैंने यूज किया यम। उसके बाद इक्वल का साइन देना है, सेट का नाम लिखना है कैपिटल लेटर से यम, उसके बाद इक्वल का साइन, बाद में कर्ली ब्रैकेट। और कर्ली ब्रैकेट में एक्चुअली हम ये जो वॉवेल्स है उन्हें लिखते हैं। कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्चुअली वॉवेल जो है उन्हें लिखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। हर एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट है, ये बताने के लिए मैंने कॉमा का यूज किया है। कॉमा देना कंपल्सरी है, एक बार आया हुआ एलिमेंट वापस लिखना नहीं है। और सीक्वेंस जो है ये आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर एक को लगता है यू पहले लिखना है तो यू पहले लिख सकता है। ये होगा लिस्टिंग मेथड का एग्जांपल, ये होगा लिस्टिंग मेथड। रोस्टर मेथड का एग्जांपल, इसको हमने लिस्टिंग मेथड में रोस्टर मेथड में लिखा है। अब सेट बिल्डर या रूल मेथड में लिखना है। सबसे पहले सेट का नाम लिखना, मैंने यम दिया। अब कोई भी स्मॉल लेटर यूज करना है, मैं यूज करता हूँ यक्स। कोई भी स्मॉल लेटर यूज करना है, मैंने यूज किया यक्स। फिर वर्टिकल लाइन देना है, इसे कहते हैं हम पढ़ते समय सत्य दैट, यक्स सत्य दैट। सत्य दैट लिखने के बाद सेम लेटर यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे हमने एलिमेंट एक्चुअल में लिखे हुए थे, यहाँ पे लिखना नहीं है। ये एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है सेट बिल्डर में, रूल मेथड में एलिमेंट हम मेंशन नहीं करते, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो लिखते हैं, या कोई रूल होगा तो लिखते हैं। ये क्या है, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। तो हम लिखेंगे इज वॉवेल्स इन इंग्लिश। ये एग्जांपल हो गया सेट बिल्डर रूल मेथड। ये एग्जांपल हो गया लिस्टिंग मेथड रोस्टर मेथड। ये एग्जांपल हो गया लिस्टिंग मेथड रोस्टर मेथड। और ये एग्जांपल जो है यह है सेट बिल्डर मेथड रूल मेथड। दोनों को, ये एग्जांपल को हमने दोनों मेथड में लिखे हुआ है। आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों मेथड में। इसमें एक्चुअल हम एलिमेंट्स लिखते हैं, इसमें एलिमेंट्स लिखते नहीं। अब हमें ये साइन के बारे में देखना है। ये दो साइन यूज करना है, ये दो साइन के बारे में हमें देखना है। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, इज मेंबर ऑफ पढ़ते समय, या इज एलिमेंट ऑफ। अब मैं ये यम सेट लेता, यम सेट में ए है, इसका मतलब अगर एलिमेंट कोई भी सेट में है, अगर एक आधा एलिमेंट वो वाले सेट में है तो हम ये सिंबल को यूज करते हैं। ए बिलोंग्स टू सेट यम। ये जो है यम सेट के अंदर है, इसलिए ये साइन यूज किया। इसको पढ़ते समय ए इज एलिमेंट ऑफ सेट यम, एलिमेंट यम है। ए इज एलिमेंट ऑफ सेट यम। सेकंड, ए इज अ मेंबर ऑफ सेट यम, ए इज अ मेंबर ऑफ सेट यम। थर्ड, ए बिलोंग्स टू सेट यम, ए बिलोंग्स टू सेट यम। तीन तरह से हम पढ़ सकते हैं। ये जो सेट के अंदर रहते हैं इससे हम एलिमेंट कहते हैं, मेंबर कहते हैं। और इसे पढ़ा कैसे जाता है अभी मैंने बताया। अब मैं लेता हूँ बी। ये जो अल्फाबेट है, बी अल्फाबेट देखिएगा, बी अल्फाबेट इस सेट के अंदर नहीं है। अगर कोई भी एलिमेंट सेट में नहीं है तो इसका मतलब ये साइन यूज करना है। अगर यहाँ इस सेट में बी नहीं है इसलिए हमने
ये साइन यूज किया है। अगर एलिमेंट है सेट में तो ये साइन यूज कर रहा है। अब इसको पढ़ते कैसे? बी इज नॉट एलिमेंट ऑफ, बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एम, बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट एम, बी does not belongs to set M। सेकंड इसमें B does not belongs to set M, B does not belongs to set M। थर्ड, B is not a member of set M, B is not a member of set M। तीन तरीके से। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ O। अब O इसमें से कौन सा सिंबल आएगा हम चेक करेंगे। ओ ये सेट के अंदर है, सेट के अंदर है, अगर एम सेट के अंदर ओ है, अगर है एलिमेंट सेट के अंदर तो ये सिंबल। अब मैं लेता हूँ पी, पी जो है ये सेट के अंदर है क्या? नहीं। जब एक अगर एलिमेंट सेट के अंदर नहीं रहता है तो ये सिंबल यूज करते हैं, पी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट एम। आपको ये सिंबल के बारे में अच्छे से समझ गया होगा ऐसा मैं समझता हूँ। अगर आपको कुछ क्यूरीज होंगी, नहीं समझाऊंगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।